Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and I'm a chartered accountant, and these are sessions of information system audit. My number is 9899123008, and these particular sessions are to make the information system audit material easy, lucid, understandable, जिससे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है वो इजी फॉर्म में समझ में आ सके। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री समझ लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इनिशियली कंप्यूटर आया, उसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती थी और हर इंफॉर्मेशन रखने के अलग अलग तरीके होते गए। उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाने लगे। हर जगह कंप्यूटर गया, वहाँ के प्रोग्रामर्स थे, अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करने, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करने शुरू किए और उसमें सॉफ्टवेयर रखना चालू किया। फॉर एग्जांपल एक टैली वाले ने टैली स्टार्ट कर दिया, उसने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन रखना स्टार्ट किया। तो लोअर वर्जन ऑफ टैली में आपका जो होता है वो इन्फॉर्मेशन DBMS के रूप में नहीं रखी जाती, फ्लैट फाइल्स के रूप में रखी जाती है और उसे उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है और उसे दूसरी जगह से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब हायर वर्जन में DBMS आ गया, तो उन्होंने स्टार्ट किया। इस तरह से बहुत से लोगों ने इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की। तो अब फॉर एग्जांपल कई प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। कुछ प्रोग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन थी, किसी प्रोग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन थी। फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मेरा इन्फॉर्मेशन या सैलरी रिलेटेड चीज़ें टैली में रखी गई हैं। सपोज हमने उसे कॉस्ट सेंटर में बांट दिया और एम्प्लॉय कोड के साथ वो रखी गई हैं। अब दूसरा सॉफ्टवेयर है, HR रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, वो अपना सॉफ्टवेयर है, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन रखी गई है और वो अलग तरीके से रखी गई है। सपोज HR मैं प्रमोट हो गया हूँ, डिप्यूटी मैनेजर से मैनेजर प्रमोट हो गया हूँ या एग्जीक्यूटिव से मैनेजर में प्रमोट हो गया हूँ। तो HR वाली इन्फॉर्मेशन में तो वो चीज़ अपडेटेड हो गई है, लेकिन मेरे टैली सिस्टम्स वो अपडेटेड नहीं हुई है। टैली में वैसे इतना फैसिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें फैसिलिटी है। तो धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि डेटा बहुत ज़्यादा होने लगा, ह्यूज डेटा होने लगा और डेटा को रखने में परेशानी होने लगी, क्योंकि हर एक आदमी के पास अपना डेटा था। कोई कुछ डेटा अपडेट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। किसी कंपनी में HR के पास डेजिग्नेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं और दूसरे बंदों के पास, फाइनेंस के पास अलग इन्फॉर्मेशन होती है, सैलरी कितनी हुई, टैक्स कितना गया हुआ। तो किसी ने कुछ अपडेट नहीं किया, किसी ने कुछ अपडेट नहीं किया, तो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे बैंक्स आने लगे, बैंक्स ह्यूज ट्रांजैक्शंस होने लगे और ये फील आउट होने लगा कि एक पर्टिकुलर ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जिसमें एक कॉमन डेटाबेस हो। तो फोर्थ हमारी लैंग्वेज भी बढ़ती चलेगी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आने लगे, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आते आते कंप्यूटर्स में ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो डेटाबेस रख सके और यहीं से सारी सिचुएशन चेंज हुई। तो पहले हम सारी चीज़ें फ्लैट फाइल्स में रखते थे, नॉर्मल फाइल्स में, और फिर उसके बाद हम रखने लगे डेटाबेस में। तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि बहुत सारी अलग चीज़ें थी। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर देखें, एक लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जो है स्विट्ज़रलैंड में है, जिसने गॉड्स पार्टिकल फाइंड आउट किया है, तो वहाँ पर जो डेटा निकलता है, पीटाबाइट्स में डेटा निकलता है। इतना डेटा निकलता है कि उस डेटा को एनालाइज करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर, स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे और उसका ये माना जाता है कि अगले 10 साल लगेंगे उसे एनालाइज करने के लिए। तो उसे बिग डेटा कहा जाता है। तो बिग डेटा जो है उसको कहीं पर रखने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा चीज़ चाहिए होगा जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। तो इसी तरह से बैंक्स में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लैट फाइल्स में रख रहे हैं तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे बैंक से। अगर मान लीजिए सपोज आज का ATM से अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो वो इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि DBMS है, क्योंकि नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अलावा एक स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसे आप ओरेकल या MS Access या DB2 इसके नाम से जानते हैं। तो ओरेकल जो होता है, अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपने रखी हुई है तो दूसरा आपका सपोज HDFC में खाता है और आपने दिल्ली में खाता है,
बैंक अकाउंट है और आप अचानक जाते हैं, सपोज लेह लद्दाख चले जाते हैं, वहाँ पर एटीएम है और वहाँ पर एसबीआई बैंक का एटीएम है। एसबीआई का तो ब्रांच हर जगह होती है। सपोज एक किसी इंटीरियर जगह में चले जाते हैं लेह से भी, वहाँ पर आपको एसबीआई की एक एटीएम मशीन दिखाई देती है, उसमें पैसा डालते हैं और निकल जाता है। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि एचडीएफसी का जो डीबीएमएस है वो सेंट्रलाइज है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डीबीएमएस कम्युनिकेट कर रहा है एसबीआई के साथ, वहाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी कि दोनों का सॉफ्टवेयर कोई भी हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो, जो बैकएंड में इस सब को मैनेज कर रहा है वो एक एडिशनल सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है। तो ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चीज़ों को सिंपल बना रहा है। मतलब ये डीबीएमएस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो चीज़ को इजी करने की चीज़ है। वो चीज़ को और इजी कर रहा है और स्टैंडर्डाइज कर रहा है। तो एक अगर कोई बंदा डेटाबेस मैनेजमेंट में कोर्स करता है, अगर डीबीए का कोर्स करता है, एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करता है, तो उसे ये समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज कैसे यूज़ करें, क्वेरी कैसे डालें और उन क्वेरी से वो इंफॉर्मेशन कैसे निकालें, कैसे कम्युनिकेट करवाएं, कैसे उन स्टैंडर्ड्स जो क्रिएट किए गए उस पर काम करें। ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चमत्कार आप बैंक में देख चुके हैं और ये देख चुके हैं कि बिना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये तो हुआ ब्रीफ बैकग्राउंड। अब हमारे जो स्टडी है उसमें पहला चीज़ ये है कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास फ्लैट फाइल कॉन्सेप्ट्स था। जो सारी चीज़ें थी वो फ्लैट फाइल्स में रखा जाता था, सारा डेटा जो है फ्लैट फाइल्स में रखा जाता था और कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते थे जो कोई स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम नहीं थे। तो मेन ड्रॉबैक इसमें था सबसे पहले वेरी 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 हाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है एक इन्फॉर्मेशन एक जगह की बजाय अनेक जगह रखना। तो यानी कि अगर आप कई जगह इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं तो वो रिडंडेंसी है। आप ज़बरदस्ती कंप्यूटर का रिसोर्स का वेस्ट कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डाटा एक से ज़्यादा एप्लीकेशन उसको एक एप्लीकेशन उसको उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाती थी। बहुत सारी ज़्यादा जो डेटा रखा हुआ है, तो इसलिए क्या होता था कि अलग अलग एप्लीकेशंस होती थी। अलग अलग एप्लीकेशंस होने के कारण अलग अलग जगह पर डेटा रखना पड़ता था। अलग अलग जगह पर डेटा रखने के कारण हाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी हो जाती थी। तो इसमें क्या होता था कि इंटेग्रिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज टैली कोई कंपनी है, उसमें एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, टैली है, पुराना वाला टैली है और ये टैली को या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है और टैली में सपोज उन्होंने या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उन्होंने इन्फॉर्मेशन रखी है, मेरी इन्फॉर्मेशन रखी है चंद्रशेखर बरोला की, जिसका एम्प्लॉय कोड एक पर्टिकुलर है और कॉस्ट सेंटर्स बना रखे हैं एम्प्लॉय कोड के, सपोज डेजिग्नेशन वाइज भी बना रखे हैं ताकि वो ये देख सकें कि अगर वो निकालना चाहें कि सारे मैनेजर्स की सैलरी कितनी है, सारे औरों की सैलरी कितनी है, पर्टिकुलर वर्टिकल्स में देखना चाहें तो ईजिली देख सकें। तो सपोज उन्होंने ये सारी चीज़ें अगर रखी हुई हैं तो वो मेरा डेजिग्नेशन उन्होंने एग्जीक्यूटिव का रखा है सपोज, और कल की डेट में प्रमोट होकर मैं मैनेजर बन जाता हूँ, तो एचआर के डेटाबेस में वो अपडेट हो चुका हुआ है, यहाँ के डेटाबेस में जरूरी नहीं है वो अपडेट हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अपडेट होगा और साइमल्टेनियसली यहाँ पर अपडेट हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे से लिंक्ड नहीं रहेंगे। तो इसमें गलती होने की बहुत चांसेस हैं और हो सकता है कहीं पर गलती से मेरा नाम गलत टाइप हो गया, चंद्रशेखर की जगह कुछ और टाइप हो गया, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, दोनों जगह अलग हो गया, तो जब डेट क्वेरी वगैरह लगाई जाएगी तो वो मैच नहीं करेगी। अगर एक्सेल में हम दोनों डेटा लाएंगे तो वो परफेक्ट मैच नहीं करेगा। वो एम्प्लॉय कोड से जरूर मैच कर पाएगा लेकिन नेम से मैच नहीं करेगा, और एम्प्लॉय कोड गलती से किसी ने एक जगह पर गलत डाल दिया है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डीबीएमएस में एक डेटा, एक लाइन ऑफ डेटा एक ही जगह पर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीबीएमएस में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि उसमें टेबल्स बनती हैं और टेबल्स में पहले की ढूंढी जाती है।
कैंडिडेट की ढूंढी जाती है। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की फॉर एग्जांपल जो कि मेरे लिए यूनिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट नंबर यूनिक हो सकता है, पैन नंबर यूनिक हो सकता है, पीएफ नंबर मेरा यूनिक हो सकता है, और आपका एम्प्लॉय कोड यूनिक हो सकता है। अब थोड़ी देर के लिए इन चारों में से एक की जो होगी, सपोज एम्प्लॉय कोड उन्होंने प्राइमरी की मान ली है, तो हर डेटाबेस में मेरी बाकी डिटेल्स नहीं होंगी, मेरा एम्प्लॉय कोड होगा। मेरे एम्प्लॉय कोड के आगे सारी चीज़ें होंगी। एक डेटाबेस में होगा इस एम्प्लॉय कोड का नाम चंद्रशेखर बरोला है, दूसरे डेटाबेस दूसरी जगह हो सकता है, दूसरी अगर टेबल बनी है, दूसरी टेबल अगर बनी है, दूसरी जगह तो नहीं होगा, दूसरी टेबल अगर बनी हुई है तो उसमें मेरे एम्प्लॉय कोड के आगे मेरी सैलरी होगी। तो इस तरीके से फाइल्स बनी होंगी और उसमें रेफरेंसेस दिए होंगे। तो एक बार मेरा एम्प्लॉय कोड एक जगह पर है तो वो वहीं पर वो एम्प्लॉय कोड एक डेटा एक जगह पर होगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ डेटा रिडंडेंसी रिमूव की। इसमें क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी होना स्टार्ट हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो जो पहले प्रॉब्लम होती थी कि एक जगह पर हमने डेटा अपडेट किया और दूसरी जगह नहीं कर पाए, जैसा कि फ्लैट फाइल्स में होता था, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होना ख़त्म हो गया। हाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी, मल्टीपल अपडेटिंग करनी पड़ती थी, इंटेग्रिटी ख़राब हो सकती थी, ये भी ख़त्म हो गया। फ्लैट फाइल में मेथड में डेटा शेयरिंग बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी डेटा शेयरिंग बहुत लिमिटेड होती है। हर नई क्वेरी के लिए एक नया एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल RDBMS में तो या और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में अगर एक इन्फॉर्मेशन रखी हुई है और उसकी लिंकिंग है और आपने RDBMS में पर्टिकुलरली अगर क्वेरी लगाई तो आपको वो टेबल्स के रिलेशंस के साथ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको हर नई क्वेरी के साथ नया एप्लीकेशन डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्लैट फाइल्स में ये ज़रूरत था। दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम और डेटा के बीच में हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस थी। फॉर एग्जांपल ये डेटा टैली का डेटा है, तो ये डेटा दूसरे जगह काम नहीं करेगा। इसे स्टोर करने का कैसे, कहाँ स्टोर किया गया, किस तरह से स्टोर किया गया, ये सारा चीज़ टैली का सॉफ्टवेयर ही जानता है। अब हायर वर्जन्स उनके DBMS वर्जन्स आ गए हैं, हायर जो वर्जन है आजकल के वर्जन है। पहले क्या होता था, वो फ्लैट फाइल सिस्टम में ही रखते थे। तो क्या होता था कि उस समय हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस होती थी। तो जो डेटा होता था फ्लैट फाइल्स में, वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम ही रखता था, और अगर इस एप्लीकेशन अगर कोई हमें चेंज करना है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था। अगर क्वेरी किसी टाइप की अगर हमें चेंज करनी है तो पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर पुराने टैली में जिसमें इन्वेंट्री नहीं होती, अगर हमने इन्वेंट्री क्रिएट करने की कोशिश करनी है तो वो उस इंफॉर्मेशन रखने का सिस्टम ही हमें चेंज करना पड़ता है, एप्लीकेशन ही चेंज करना पड़ता है। सिंपल क्वेरी लगाओ और इन्फॉर्मेशन आए, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली अगर हम उसे समराइज़ करें कि DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो डेवलपमेंट के कारण क्या थी, सबसे पहला क्या था कि डेटाबेस जो है वो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होता है, उसमें ये सारी इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं और वो एक ही जगह पर स्टोर होता है। तो वो सबसे पहले वो डेटा शेयरिंग को परमिट करता है। सेंट्रलाइज इन नेचर होने के कारण डेटाबेस किसी भी यूज़र और एप्लीकेशन जो है अक्रॉस एप्लीकेशंस शेयर कर सकते हैं। तो परमिटिंग डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा इजी डेटा हर एक के हाथ में आना कंपनी में बहुत उसे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सकती है। दूसरा था कि डेटा रिडंडेंसी मिनिमाइज होती, क्योंकि एक ही कॉपी रखी जाती थी डेटा की और जो सारे लोगों से शेयर होती थी, तो रिडंडेंसी मिनिमम होती थी। आप बैकअप कॉपी रख सकते हैं, उसमें रिडंडेंसी बढ़ती है, लेकिन बैकअप कॉपी इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि अगर डेटा में कभी करप्शन आ गया तो उस कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज डेटा रिडंडेंसी यहाँ पर मिनिमम थी। दूसरा, आप स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स कर सकते थे। कंपनी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्रिएट कर रही है तो वो स्टैंडर्ड्स जो है इसमें इन्फोर्स कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग, मल्टीपल लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड को इन्फोर्स किया जा सकता था।
दूसरा है कि हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी प्रोवाइड की जाती थी, हो जाती है इसमें, क्योंकि डेटा एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज लोकेशन में है। तो हम इसमें फायरवॉल लगा सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी कर सकते हैं, हम इसमें एक्सेस राइट्स कर सकते हैं। फ्लैट फाइल्स कहाँ पर सेव है हमें पता नहीं, कौन उसका एक्सेस कर रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है तो हम उसमें DBMS में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू एक्सेस राइट्स कर सकते हैं, राइट्स लिमिट कर सकते हैं, किसको कौन सा डेटा मिलना है, किसको नहीं मिलना है, क्या है किसका एक्सेस राइट है, कि लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, किसने कब सिस्टम को एक्सेस किया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी जगह क्या है कि फाइल से कहाँ किसने रिकॉर्ड की, कहाँ किसने कॉपी की, हमें पता ही नहीं चलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोग्राम और डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर आप प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं तो डेटाबेस चेंज नहीं होगा, और डेटाबेस चेंज कर रहे हैं तो प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी इंडिपेंडेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हो सकती थी, हो गई है आज की डेट में। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर टैली में प्रोग्राम आपने चेंज कर दिया तो वो कहाँ पर इंफॉर्मेशन रखी है, किस तरह से रखी है, कहाँ किस तरह से उसने एक लॉजिकल स्कीमिया बना रखा है, यानी लॉजिक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, वो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि यहाँ तो पर्टिकुलरली RDBMS में तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो फाइल्स के फॉर्म में रखा रहता है डेटा, और आपने एक रिकॉर्ड बना दिया और उसे फाइल्स के फॉर्म में रख दिया, फाइल्स की एक दूसरे से लिंकिंग कर दी, और आपको कोई और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। जो आपकी स्टोरेज है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो इंडिपेंडेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। लेकिन फ्लैट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है। फ्लैट फाइल सिस्टम में ये आपको सॉफ्टवेयर चेंज करोगे तो आपको डेटाबेस भी चेंज करना पड़ता था, क्योंकि वो पहला वाला सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में रख रहा है, कहाँ पर है, कौन सी मेथड से रख रहा है सॉफ्टवेयर डेटा, ये भी चेंज हो जाता था। तो और लास्ट में क्या था कि फास्टर एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट होता था, कि अगर मान लिया सपोज डेटाबेस DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डेटाबेस को, और वो कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? जैसे डेटा को क्रिएट करना, उस डेटा को पॉपुलेट करना, उस डेटा को स्टोरेज करना, उसको कैसे रिट्राइवल किया जाएगा, उसका डेटा एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में प्रोवाइड कर लेता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसे समराइज़ करें तो ये कहें कि पहले आपके फ्लैट फाइल सिस्टम्स होते थे, और फ्लैट फाइल सिस्टम में तरह तरीके से फाइल्स रखी जाती थी, और बाद में डेटाबेस DBMS आया, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने के बाद जब बिग डेटा आना स्टार्ट हुआ, जब बैंक्स का जब डेटा संभलने लगा, जब डेटा में हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए थी, जब डेटा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहता था, ताकि मल्टीपल ATMs में जाकर आप उसे एक्सेस कर सकें, या मल्टीपल एजेंसी उसको एक्सेस कर सकें, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हो, और साथ ही साथ वो सिक्योर डेटा भी हो, डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें विद ईज़ के साथ हो, ऐसा करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया। तो एक चीज़ अगर हम फर्दर समराइज करें तो दो मेथड्स हैं डेटाबेस को रखने की। एक तो स्टोर करने के लिए एक फाइल कॉन्सेप्ट है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और फाइल सिस्टम पुराना था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नया था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी जो रिसेंट है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS। और दूसरा ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा अलग से रखा जाने लगा, एक सेपरेट डेटाबेस हो गया, और एक सेपरेट डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर आया। फ्लैट फाइल सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक DBMS सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा आया। ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। इसके बाद हम देखते हैं स्कीमिया, यह डेटाबेस आर्किटेक्चर का व्यू, यह स्कीमिया। तो इसमें कई और चीज़ें हैं, जैसे डेटाबेस मॉडल्स हैं, डेटाबेस स्कीमिया है,
और डेटाबेस रिलेशनशिप है। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि डेटाबेस रिलेशनशिप, डेटाबेस मॉडल्स में ऐसा है कि तीन मॉडल्स हैं। जो सबसे नया मॉडल जो चल रहा है वो रिलेशनल DBMS है, RDBMS है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। हायरार्कियल डेटाबेस जो सिस्टम था या नेटवर्क डेटाबेस था वो पुराना हो चुका है। तो बेसिकली जो है हम मॉडल्स पढ़ेंगे कि किस मॉडल में वो रखा जाता है, और दूसरा क्या है कैसे रिलेशनशिप होता है डेटा का रिलेशनशिप 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है, या many to many हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है DBMS आर्किटेक्चर या DBMS का व्यू या DBMS का स्कीमिया। तो स्कीमिया अगर किसी चीज़ का आर्किटेक्चर आपको देखना है तो वो तीन रूप में देखा जाएगा। एक तो एंड यूज़र के रूप में देखा जाएगा, और एक देखा जाएगा मिडिल कॉन्सेप्चुअल व्यू में कि उसका कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया क्या था। एक्सटर्नल व्यू देखा जाएगा और इंटरनल व्यू देखा जाएगा। तो यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सटर्नल यूज़र कैसे दिखता है, उस चीज़ का डिज़ाइन क्या है, और उसके इंटरनल वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें, ये तीन व्यूज़ होते हैं। तो एक्सटर्नल स्कीमिया, कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया और इंटरनल स्कीमिया, तीन DBMS आर्किटेक्चर्स को क्लासीफाई किया है, या हम कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का व्यू या डेटाबेस मैनेजमेंट स्कीमिया का। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, एक सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल एक आदमी एक कंपनी अगर कोई फॉर एग्जांपल F-16 बना रही है, कोई जहाज़ बना रही है, तो एक तो उस जहाज का स्कीमिया होगा एंड यूज़र के लिए, यानी कि एक्सटर्नल स्कीमिया, यानी कि उस जहाज जो है जब चलाया जाएगा तो वो कैसे चलाया जाएगा, ये एक्सटर्नल स्कीमिया कहा जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट कैसे बना है, उसके लॉजिक्स क्या है, उसमें किस तरीके से उसका प्लान आप या उसका डायग्राम, या हम कहें उसका ब्लूप्रिंट क्या है। और एक होगा इंटरनल स्कीमिया कि इंटरनल स्कीमिया बेसिकली क्या होगा कि आप अंदर क्या चल रहा है, जब जहाज़ उड़ रहा है तो अंदर क्या चल रहा है, या फिर कोई एक अगर बिल्डिंग बनाई जाए तो एक आदमी देखेगा या बाहर से कि बिल्डिंग कैसी है। सपोज फॉर एग्जांपल बुर्ज दुबई देखता है तो वो देखेगा कैसी है बाहर से, उसको बाहर से देखकर वो कहेगा ओके ठीक है वाह। दूसरा आदमी उसके आर्किटेक्चर देखेगा कि इसका आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह से बना होगा, प्लान क्या होगा ये। और तीसरा क्या है, तीसरा आदमी उसको बिल्कुल इंटरनली देखेगा, यानी कि कितनी इसकी फाउंडेशन कहाँ से कहाँ गई, कितना नीचे फाउंडेशन जानी पड़ी तो कितना ऊपर जाना पड़े। तो इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी तीन व्यू हैं। एक तो आपका जो फिजिकल डेटाबेस का व्यू है जिसे इंटरनल स्कीमिया कहा जाता है, या आपका हार्डवेयर अगर आप देखें तो क्या हार्डवेयर के अंदर देखें कि क्या इस हार्डवेयर के अंदर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें लगे। एक दूसरा स्कीमिया जो है कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया जो होता है वो DBA का होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखता है लॉजिकल वे में, देखता है कि ये डेटाबेस कैसे काम करेगा, अगर मैं उसे किस तरीके से, कहाँ पर डेटा रखा हुआ है, कहाँ पर हार्डवेयर है, कहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ये लॉजिकल स्कीमिया है। और तीसरा वाला है एंड यूज़र, यानी जो इंटरफेस है, जो आदमी उसको एक्सेस कर रहा है। अगर मान लीजिए सपोज आप ATM में जाते हैं तो ATM में आप क्या करते हैं, कुछ बाहर से केवल देखते हैं कि हाँ इस तरीके से पैसा निकल रहा है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिकल होता है, लॉजिकल व्यू होता है कि किस तरह से अलग अलग जगह पर आपका डेटा रखा हुआ है, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, किस तरह से ये ATM एक्सेस करेगा उस इंफॉर्मेशन को। ये सारा जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया में आता है। और जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस तरह से रखे गए, कौन सा है, उनका व्यू जो है, डेटा जो फिजिकल व्यू है जिसे कहें, वो उसे इंटरनल स्कीमिया या फिजिकल स्कीमिया कह सकते हैं। तो फिजिकल स्कीमिया जो है फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है कि कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर रखा जाएगा डेटाबेस का। और जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया है वो ओवरऑल चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। जो एक्सटर्नल स्कीमिया जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू अवेलेबल होता है कि भाई एंड यूज़र अवेलेबल होता है, इंटरफेस के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू होता है। तो ये तीन टाइप के स्कीमिया होते हैं, एक्सटर्नल स्कीमिया, कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया और इंटरनल स्कीमिया।
तो एक्सटर्नल स्कीमा के हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्कीमा को हम यूज़र व्यू भी कह सकते हैं कि यूज़र का व्यू क्या है। तो एक्सटर्नल स्कीमा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूज़र किससे बात करेगा, इंटरफेस के थ्रू ही वो बात करेगा। अगर मान लिया आप एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, बटन दबाते हैं, पिन डालते हैं, तो ये एक्सटर्नल स्कीमा हो गया। बाकी कैसे सिस्टम काम कर रहा है, एक्सटर्नल यूज़र एंड यूज़र को जो उसको उससे मतलब नहीं है, यूज़र को एप्लीकेशन प्रोग्राम से मतलब है जिससे कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो एक्सटर्नल स्कीम है यूज़र फ्रेंडली होगा, इजी होगा, बिल्कुल जितना इजी हो सके, जो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्कीम या डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जो यूज़र व्यू है, यूज़र को जितना आप नेविगेबल इजी दे सकते हैं आप देंगे। सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, भले ही उस कॉन्सेप्चुअल स्कीम या उसका कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, लेकिन एंड यूज़र की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यूज़ करें, यूज़र फ्रेंडली हो, और जो डेटाबेस जो एंड यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए उसको दे सके। तो ये एक्सटर्नल स्कीमिया होगा। उसके बाद होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया या डिज़ाइन, जो या आप कह सकते हैं लॉजिकल व्यू, और ये लॉजिकल व्यू डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को अवेलेबल होता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब काम करेगा तो क्या डेटा मॉडल है, किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ रखी गई है, किस तरीके से किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक लैंग्वेज यूज़ करता है, क्वेरी लैंग्वेज। तो वो क्वेरी लगा के किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर सकता है या नया क्रिएट कर सकता है डेटाबेस को, और डेटाबेस कहाँ किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देगा। एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब डिज़ाइन का व्यू, कि किस तरह से डिज़ाइन हुआ है ये पूरा। तो ये जो है कॉन्सेप्चुअल स्कीम है, ये डिज़ाइन कहा जा सकता है। तो ये डिस्क्राइब करेगा कि कैसा स्ट्रक्चर है, कि पूरा डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पूरा आपके सामने रखेगा। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पूरा पता होना चाहिए। तो यही काम जो है कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया करता है। इसके बाद चलते हैं इंटरनल स्कीमिया। इंटरनल स्कीमिया ये डिसाइड करेगा कि फिज़िकली आपने डेटा कैसे स्टोर किया गया है, ये किस तरीके से डेटाबेस में डेटा पर्टिकुलरली स्टोर्ड है। तो वो आपको ये बताना पड़ेगा क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किए गए हैं, क्या मेथड्स हैं डेटा रिट्राइवल के, क्योंकि जब डेटा रखा जाएगा तो एक तो डेटा किस तरह से रखा जाएगा और उस डेटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। जब भी डेटा रखा जाता है तो उसमें 2 तरीके से चीज़ें होती हैं। एक तो डेटा को कैसे रखा जाएगा और उसको कैसे रिट्राइव किया जाएगा। तो ये एक तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी मेथड्स हैं जिसमें डेटाबेस जिससे रिट्राइव किया जाएगा और कैसे उसे फिजिकली स्टोर किया गया। तो ये इंटरनल स्कीमिया होता है, ये स्टोरेज लेवल का स्कीमिया होता है। ये इसको फिजिकल व्यू भी आप कह सकते हैं, और बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामर का व्यू कह सकते हैं, जो बेसिकली जिस व्यक्ति ने इस प्रोग्राम को बनाया होगा। क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस डेटाबेस को चलाएगा और उससे पहले एक डेटा को बनाएगा। सिस्टम प्रोग्रामर जो सिस्टम को बनाएगा वो हार्डवेयर की लैंग्वेज में बात करेगा, 0101 में बात करेगा। तो उसका जो व्यू है पर्टिकुलरली सिस्टम प्रोग्रामर व्यू का, स्टोरेज लेवल का, कि किस तरह से डेटा जो है 0101 में बात कर रहा होगा। क्योंकि जो आपकी डीबीएमएस लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है जो डीबीए को अवेलेबल होगी। डीबीए जो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करता है, लेकिन एक सिस्टम प्रोग्रामर है वो लोअर लेवल का यूज़ करके उस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बनाता है। और उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद डीबीए उस प्रोग्राम को यूज़ करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। तो उसमें वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज डालता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डालता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डालता है सिक्योरिटी के लिए, या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डालता है। अगर कोई उसे डेटा क्रिएट करना है स्टार्टिंग में तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डालेगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, हायर लेवल लैंग्वेजेस है। और वो जब मैनिपुलेट कर रहा होगा तो उससे एक ओवरऑल व्यू दिखाई देगा। वो ओवरऑल व्यू जो है लॉजिकल स्कीमिया कहलाया जाएगा। लेकिन जो सिस्टम प्रोग्रामर का व्यू होगा जिसने उस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जब बना रहा होगा तो उसे क्या होगा कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ा होगा, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना पड़ा होगा कि हार्डवेयर इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर
इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में कहाँ से क्या कमांड्स देगा कि किस तरह की स्टोरेज में फैसिलिटेट करेगा। तो ये सारी निटिग्रिटी बनाने के लिए ये बनाई होगी सिस्टम प्रोग्रामर ने। तो वो सिस्टम प्रोग्रामर का व्यू, वो जो स्टोरेज लेवल पर जो व्यू होगा वो इंटरनल और फिजिकल व्यू कहा जाएगा। तो आई थिंक सो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। DBMS आर्किटेक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। DBMS आर्किटेक्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरनल स्कीमिया है। इंटरनल स्कीमिया से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये पर्टिकुलर कंपनी में, सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो क्रिएट कर रही है, तो वहाँ पर एक सिस्टम प्रोग्रामर है, वो उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेगा। सपोज ओरेकल उसने क्रिएट कर दिया। ओरेकल क्रिएट करने के बाद वो एक पर्टिकुलर कंपनी को बेचा। पर्टिकुलर कंपनी में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बेचा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिस व्यू से देगा वो कॉन्सेप्चुअल व्यू होगा, और कॉन्सेप्चुअल व्यू करने के बाद उसने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ की, और बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की, और वो डेटा में खेलने लगा। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बना, सिस्टम प्रोग्रामर ने बनाया, और उसके बाद बैंक में लगा दिया। तो बैंक में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेटा उसमें स्टोर करने लगा, सारे लोगों के अकाउंट नंबर, पैसा वगैरह करने लगा। तो वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में आएगा। फिर उसके बाद जो एंड यूज़र पैसा निकालेगा वो एक्सटर्नल स्कीमिया में आएगा, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमिया में आएगा। I hope both these things are clear, and in case of any feedback or any improvement suggestion, you can call me at 9899 123 008. Thanks.